तो स्टूडेंट्स, हमने अल्कोहल्स और फिनॉल्स पार्ट ख़त्म किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईथर्स। तो ईथर्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज इंट्रोडक्शन अबाउट ईथर्स। तो ईथर्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ये वो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला ROR होता है। और जो ऑक्सीजन एटम है ये दो आर ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। मीन्स दिस ऑक्सीजन एटम इज जॉइंड टू टू आर ग्रुप्स। दीज आर ग्रुप्स में बी अल्काइल ग्रुप्स, they may be alkyl or aryl groups। ना जो ये ऑक्सीजन है ईथर्स में, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम डिटरमाइन करेंगे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है ना? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 1/2 V plus M minus C plus A, where C is cation charge, there is no positive charge. A is anion charge, there is no negative charge. V is the valence electrons on central atom। तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? There are 6 valence electrons। Now see, oxygen has atomic number 8, first shell contains 2, last shell contains 6, valence electrons are 6. How many monovalent groups? Now this is a monovalent group and this is a monovalent group. 2 monovalent groups plus 2, it's 8 by 3, 8 by 2, 8 by 2 is 4, that is 4 orbitals are involved, 1 s and 3 p orbitals. Hybridization is sp3. Therefore, whenever there is hybridization sp3, its bond angle should have been 109.28. If we take water as an example, now this is water. It also contains 2 hydrogen atoms bonded to the oxygen atom. In this case, hybridization is sp3. Bond angle should have been 109.28 minutes, but it is not. In case of water, bond angle decreases to 104. And in case of ethers, bond angle increases. Bond angle is actually, in case of ethers, this bond angle is 111 degree. Means bond angle has increased from normal tetrahedral angle and bond angle has decreased from normal tetrahedral angle. हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। ना सी हमारे पास में ईथर है। ईथर में हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। ये हमारे पास में ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे ये हमारा एक अल्काइल ग्रुप है, ये एक और अल्काइल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल ये वाटर है, ये हमारे पास में हाइड्रोजन है और ये एक और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या है? लोन पेयर्स हैं। ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर्स हैं। दीज आर लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम। तो हमें पता है वेस्पर थ्योरी में लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर रिपल्शन जब ज्यादा होगी, अगर इसमें लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ से लोन पेयर रिपल करेगा, यहाँ से लोन पेयर रिपल करेगा, तो क्या होगा? जो ये हाइड्रोजन एटम्स है ये थोड़ा सा साथ साथ में आएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा? जो इनके दरमियान बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल इनका डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? टू 104 डिग्री। नाउ सी इन केस ऑफ अल्काइल ग्रुप, सेम थिंग और हियर, यहाँ भी वही चीज है। हमारे पास में आर ग्रुप है और दो लोन पेयर्स है। बट द डिफरेंस इज दैट इन दिस केस हमारे पास में जो भी ऑक्सीजन एटम है इसको अब बल्कि अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं। ये बल्कि आर ग्रुप है, ये भी बल्कि आर ग्रुप है। तो बल्कि आर ग्रुप एक दूसरे को रिपल करते हैं। बल्कि आर ग्रुप्स एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये लाइक वाटर होना चाहिए, इसमें भी यहाँ पे आर ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पे आर ग्रुप, बॉन्ड एंगल 104 होना चाहिए। बट क्या होता है? ये जो बल्कि आर ग्रुप्स है ये आपस में रिपल करते हैं। Because of that repulsion of bulky R groups, its bond angle increases to 111 degree. Its bond angle increases to 111 degree. It is because of repulsion of these bulky R groups. Now this is about hybridization. Now see, हमारे पास में अब ईथर्स जो है उनका जनरल फार्मूला आता है ROR। अब डिपेंड करता है ये जो R ग्रुप्स हैं ये हमारे सेम भी हो सकते हैं। These R groups, let this is R1 and R2, R1 and R2 they may be same। और ये भी हो सकता है कि ये जो हमारा R1 and R2 वो डिफरेंट होंगे। Now if our R1 and R2 is same, for example we have CH3O CH3, this is R1, this is R2, this is methyl group, this is methyl group, both R groups are same। Now for example we have C2H5O C2H5, for example we have C6H5O C6H5. In these cases the R groups are same।
Now this is known as, when the two R groups are same, the ethers are said to be, they are known as simple ethers. These are known as simple ethers. Simple ethers. We can also call them symmetric ethers. We can also call them symmetric ethers. Why? Because if I take a plan and I wish to divide this ether into two equal halves, I can divide it. It possesses plane of symmetry. All those molecules which possess plane of symmetry, they are symmetric. Now, if our two R groups are different, for example, we have CH3 on one end and on the other end we have C2H5. We have, for example, CH3 on one end and on the other end we have benzene ring. Now see, these ethers, they are called mixed ethers. These are called mixed ethers. They are called mixed ethers, and they are called unsymmetric ethers or asymmetric ethers. Unsymmetric or asymmetric ethers. Now why asymmetric? Because if I put a plan like this and wish to divide the molecule into two equal halves, I cannot divide it. That's why they lack plane of symmetry. They are asymmetric or unsymmetric. Now this is just an introduction of ethers. Now how can we name these ethers? We know we have two systems of nomenclature. We name the compounds by IUPAC system of nomenclature and by common system of nomenclature. In IUPAC system of nomenclature naming, in IUPAC system of nomenclature, we name these ethers as alkoxy-alkanes. They are named as alkoxy-alkanes. Means one group is taken to be as alkoxy group and other group as parent alkane group. For example, we have CH3OC2H5. For example, we have CH3 single bond O, CH2, CH2, CH3. Now see, this is one group, this is other group. Out of these two groups, इन दो ग्रुपों में से हम एक को अल्कोक्सी ग्रुप मानते हैं और दूसरे ग्रुप को हम क्या करते हैं, उसको अल्काइन पार्ट लेते हैं। वैसे अल्कोक्सी और अल्काइन कहाँ से जनरेट होता है? अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को ऐसे लिखूं, CH3O C2H5, सोचो थोड़ा, अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे मैं हाइड्रोजन दूंगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, मतलब आई विल गेट CH3OH प्लस आई विल गेट, मैंने इसको हाइड्रोजन दिया H पॉजिटिव, दिस H पॉजिटिव वाज टेकन बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड C2H5. नाउ सी, ये तो हमारा अल्कोहल पार्ट हो गया, दिस पार्ट इज अल्कोहल पार्ट ROH, दिस इज ROH. ना इस ROH में अगर हम हाइड्रोजन को निकालते हैं तो क्या बनता है? अल्कोक्साइड, दैट्स अल्कोक्सी ग्रुप. एंड इस हाइड्रोजन को अगर इस इथाइल ग्रुप पे को देंगे तो क्या बनेगा? C2H6, दैट इज ईथेन, दैट्स अल्कोक्सी अल्केन. This alkoxy group refers to the alcoholic part and this alkane refers to the hydrocarbon part. Now see dear friends, dear students, क्या होता है? हम यहाँ पे alkoxy ग्रुप कौन से ग्रुप को लेते हैं? The smaller group, जो इन दोनों में से smaller group है, smaller group it is taken to be alkoxy group. Means हमारे पास में methyl group है और ethyl group है, methyl group and ethyl group. अब इन दो में से किसको अल्कोक्सी लेंगे? जो छोटा ग्रुप है. छोटा ग्रुप कौन सा है? मिथाइल ग्रुप. Therefore it's named as methoxy. Now this contains two carbon atoms. It's ethane. It's methoxyethane. Its name is given as methoxyethane. Now see, यहाँ पे कौन सा छोटा ग्रुप है? This methyl group. This is propyl group. Therefore it's named as methoxy 1, 2, 3. That's propane. Similarly, you can name the compound C2H5O CH2 CH2 CH3. Now this is 3 carbon atom, this is 2 carbon atom, this is smaller than this, therefore this is smaller group. This is named as alkoxy, it is ethane, therefore ethoxy, and this one N, that is propane, ethoxy propane. This is how we name IUPAC system of nomenclature. We name ethers. Now in common system, they are named as alkyl ethers. In common system of nomenclature, these ethers are named as alkyl ethers. So what is that alkyl ethers? Common system में हम क्या करने जा रहे हैं?
कॉमन सिस्टम में हम इथर्स को नेम देते हैं अल्काइल ईथर्स। ये अल्काइल अल्काइल जो नाम देते हैं ये हम ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर देते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हमारे पास में CH3OC2H5 कॉमन सिस्टम में हम इसको भी अल्काइल ग्रुप मान के लेके चलते हैं, अल्काइल ग्रुप, और इसको भी अल्काइल ग्रुप लेके चलते हैं। इसको भी हम अल्काइल ग्रुप मानते हैं, इसको भी हम अल्काइल ग्रुप मानते हैं। तब तो कॉमन सिस्टम में हम इनको नाम देते हैं अल्काइल ईथर। नाउ सी व्हाट्स अल्काइल ईथर? This is methyl, this is ethyl group. It's methyl, ethyl, ether. But the name is given on the basis of alphabetical order. Now this is ethyl and this is methyl. Now alphabetically E stands first, then M. Therefore we name it as ethyl, methyl, ether. It's named as ethyl, methyl, ether. Now if we have same set of these, if we have simple ether, we have same set of these alkyl substituents, then word di is used. Here this is methyl ether, but since there are two methyl groups, we use word dimethyl ether. Now this is how we name ethers. You will do lot of examples, lot of practices, and you can name it. There are certain other types of ethers which are cyclic, known as cyclic ethers. For example, we have a cyclopropane ring. This is a cyclopropane ring, and to this cyclopropane ring, if one of the carbon atom is replaced by oxygen atom, then such compounds, then it's also a class of ethers. Then such compounds are called oxiranes, or they are called epoxides. Similarly, we can have a four-membered ring. If in the four-membered ring we replace one of the carbon atom by oxygen atom, then they are called oxytanes. If we wish to number this, अगर हम इस रिंग को नंबरिंग करना चाहें, हमें जिस ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए, then we have to start numbering from the oxygen atom. Similarly, हमारे पास में 5-membered ring होगी, 5-membered ring. Now this 5-membered ring can be over this. अगर ये टाइप ऑफ कंपाउंड होगा, ये ईथर है, इसको कहते हैं हम फ्यूरान. दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड. I have discussed it in aromaticity, and this is called, since this bond has been lost, it has been hydrogenated. यहाँ पे हमने हाइड्रोजनेशन की, तब जाके ये मिला है. This is called tetrahydrofuran. THF. It is used as a solvent in most of the organic reactions. Tetrahydrofuran. This was introduction about ethers. Now methods of preparation of ethers. How we are going to prepare ethers? Methods of preparation. ethers को अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं ethers को प्रिपेयर करने के लिए. Methods of preparation of ethers. We have number of methods, but some important methods I will quote over here. By the acidic dehydration of alcohols. Our first method is, this is very important, by acidic dehydration of alcohols. मतलब हमें डिहाइड्रेशन करनी है. डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर. वो भी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करनी है. किनकी करनी है? अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करनी है, लॉस ऑफ वाटर करना है, वो भी एसिडिक कंडीशन, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. फॉर एग्जांपल, we take an acid, for example CH3CH2OH. this acid हमने लिया यहाँ पर, this is alcohol, हमने अल्कोहल लिया. this is primary alcohol, हमने primary alcohol लिया. इस primary alcohol को हम क्या करेंगे? इसको हम acid से treat करेंगे. acid means H positive. This H positive we get from H2SO4 or any other acid. Usually we take H2SO4 and H3PO4. Why not HCl? Because substitution reaction will take place. Therefore, in that case,
हमें यहाँ पे क्लोरीन मिलेगा ना। क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे। उससे क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन है हमारा OH ग्रुप है, ये बेटर लीविंग ग्रुप बनेगा। तो हमारे पास में कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, CH2OH and H. This is step first. This is step first. Now in the second step what happens, another molecule of alcohol attacks this. In the second step, another molecule of alcohol means C2H325OH, it attacks this, reacts with this compound CH3, CH2, OH and H. Now see, first this attacks, this oxygen acts as a nucleophile, it acts as a nucleophile, it attacks, once it attacks from the back side, means SN2 reaction takes place. Now remember, this is SN2 reaction, this is not SN1, this is SN2, because carbocation is not formed first. First the attack of nucleophile takes place, that's why backside attack takes place and this is lost. Now once this attack takes place, what is formed? We get CH3, CH2, and this is attacked by oxygen. This oxygen we have hydrogen attached and we have C2H5 attached. Now there will be positive charge on oxygen atom because there are 3 bonds. Now see what happens in the next step. What happens over here? Loss of water, that is dehydration. In the next step, we have given H positive ion from acid. This H positive ion will be released back because H2SO4 dissociates to give H positive plus HSO4 negative. Now this HSO4 negative acts as a base, abstracts this proton, we get ether. Now you have to remember one thing from this reaction, that this reaction is SN2 reaction. This reaction is SN2 reaction. It requires a certain temperature condition is 415 Kelvin. This reaction is SN2 reaction. You know that I have explained in very much detail. मैंने बहुत ज़्यादा detailed explanation दी है SN1 और SN2 की. आपको पता होना चाहिए जो SN1 reaction है वो कौन से substrates में होती है? Primary substrates. Primary substrates means primary alcohols. In this case, primary alcohols. Primary alcohols. तो अगर हम ऐसी reaction करते हैं जिसमें SN2 reaction mechanism होता है, अगर हम कुछ ऐसी reaction करते हैं जिसमें SN2 reaction mechanism होता है, तो कौन सा alcohol हम लेंगे? Primary alcohol. हम secondary और tertiary alcohol इस reaction में utilize नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, लेंगे तो side product बनेंगे. Primary alcohols, these are primary alcohols, they are best substrates for SN1 reaction, SN2 reaction. They are best substrates for SN2 reaction. That's why in this reaction gives better yields when our alcohol is primary. The reaction works well with primary alcohols and not with secondary and tertiary. We can write it like this. This reaction works well with primary alcohols and not with secondary and tertiary alcohols. Secondary and tertiary alcohols means the order of reactivity of alcohols in this reaction will be primary, then secondary, then tertiary. This order is based upon mechanism of the reaction, that's SN2 reaction mechanism. If you know the mechanism of the reaction, then you can easily predict the order of reactivity of alcohols. Now tell me, आपको अल्कोहल से एसिड डिहाइड्रेशन करनी है, अल्कोहल्स को आपने एसिड डिहाइड्रेशन करनी है, आपको 2-4 अल्कोहल्स दिए हुए हैं, आपको बोलना है कौन सा अल्कोहल्स बेटर यील्ड ऑफ ईथर्स देगा. आप एक क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, वी हैव CH3 CH CH3OH, इसको एसिड डिहाइड्रेशन करो, H पॉजिटिव, H2SO4 dehydration minus times water, acid dehydration.
एसिड डाइड्रेशन करो, प्राइमरी अल्कोहल ले लो, इसको एसिड डाइड्रेशन करो, टर्शियरी अल्कोहल ले लो, इसको एसिड डाइड्रेशन करो। अब मुझे बताओ रेट ऑफ एसिड डाइड्रेशन कौन से अल्कोहल में ज़्यादा होगी, मतलब आपको ईथर बनाना है प्रोडक्ट, आप कौन से इन तीन में से, इन तीन ऑप्शंस में से आप कौन सा ऐसा ऑप्शन चूज करोगे जिससे आप ईथर ज़्यादा से ज़्यादा बना सकोगे। ना आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है H पॉजिटिव H2SO4 डाइड्रेशन, H पॉजिटिव H2SO4 डाइड्रेशन, ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास में कौन सी रिएक्शन है, SN2, और SN2 के लिए कौन सा सबस्ट्रेट बेटर है, प्राइमरी। देयरफॉर this will show the maximum rate of reaction. The order of reactivity will be, this is A, this is B, this is C. Then B will be most reactive, then A, then C. This is how you have to approach the questions. आपको ऐसे approach questions को करना है ना। ये हमारे पास में पहला प्रिपरेशन था फ्रॉम अल्कोहल्स। हमने क्या किया, अल्कोहल को, दिस वाज प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल को हमने एसिड डिहाइड्रेशन की। अगर आप कहीं भी अल्कोहल्स को एसिड डिहाइड्रेशन करोगे तो क्या होगा, एसिड डिहाइड्रेशन करने से